जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर सभी दोस्त सभी साथी फिर से जुड़ जाएंगे। आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करेंगे सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को। ये वही सारे क्वेश्चन होंगे जो यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पूछे जा चुके हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इस पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। इस क्लास का उद्देश्य मात्र इतना सा है कि आप लोग देख लीजिए सेकंड सेमेस्टर में जो सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं वो कहाँ से कैसे किस तरीके से बनते हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहिएगा पूरे धैर्य के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, यानी पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? तो क्रोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एक स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे और सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है दोस्तों वो होती है आपकी 21%। अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, तो नाइट्रोजन होता है आपका कितना, 78% पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? दोस्तों देखा जाए वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इस प्रश्न में पूछता है हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 8 अनुसूचियां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला इस विकल्प का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिएगा दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता में जो गुफाओं की संख्या है वो है 30। विकल्प आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर छठा है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? दोस्तों तक्षशिला का वायसराय था। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो है किस स्थान का वायसराय था? तो तक्षशिला का वायसराय था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वां देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है, किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? तो कुमार गुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले भारत कौन आया? सबसे पहले भारत कौन आया? तो मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के रचयिता जो है बाण भट्ट हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है यूपी डीएलएड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न कहता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, यानी पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? दोस्तों गोपाल के द्वारा जो है पाल वंश की स्थापना करी गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे पुलकेशिन द्वितीय, यानी तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, भूजल स्रोत वर्षा का जल, तालाब का, नदी का, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्षा का जल। अब यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मकर रेखा पर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। जो है भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, ये आपका चौथा विकल्प दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे।
आइएगा फटाफट हम लोग इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन जो है किसका था? ये तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो इस विकल्प का राइट हो जाएगा MC सीतलवाड़ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? ये भी प्रश्न डीएलएड परीक्षा में पूछा जा चुका है। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 1023 से 1024 ईस्वी के मध्य जो है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था। कितनी बार? लगभग 17 बार जो है आक्रमण किया गया था। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना, कब बना था? गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक जो है कब बना था? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1266 में जो है ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? दोस्तों, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा करी गई थी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पर प्रश्न पूछता है तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? ये भी प्रश्न डीएलएड परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1565 में, सन 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 प्रांतों में। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा यानी गर्मियों के समय में जो वर्षा होती है, इसका मुख्य कारण होता है मानसूनी हवाएं। संविधान लागू कब हुआ था? बेसिक सा क्वेश्चन है। 1950 में। ठीक है, 1950 में संविधान जो है लागू हुआ था पूर्ण रूप से। और यहाँ पर देखेंगे सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 305 में हुआ था कि 321 में, 326 में या 322 में? दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 305 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है। गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष जो है वो याद रखेंगे आप लोग 319 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देवगढ़ में स्थित है दशावतार मंदिर। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, गोपाल के द्वारा। ठीक है, पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? गोपाल के द्वारा। आइएगा, आप लोग सेशन को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के जो है पिता कौन थे? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है मुद्रा राक्षस। नाटक के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत जो थी दोस्तों, ये गुप्त काल की भाषा थी। क्या? संस्कृत जो थी गुप्त काल की भाषा थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों, इस पूरी क्लास का उद्देश्य यही है कि आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न पेपर में बनते हैं तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट करिए। ठीक है, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई।
तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछता है तो अलाउद्दीन खिलजी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा प्राचीन क्षत्रियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है, सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था कांची में। ठीक है, पल्लवों का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो कांची में था। ये देखिए, ये सारे प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं पेपर में। सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे, सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे, किस नाम से पुकारते थे। इक्ता। ठीक है, सल्तनत काल में प्रांत को किस नाम से जानते थे, इक्ता के नाम से जानते थे। भूकंप नापने की इकाई क्या है। रिएक्टर जो होती है ये भूकंप की तीव्रता नापने की इकाई होती है। संगमरमर है एक परतदार शैल इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं। महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। और सबसे बड़ा महासागर पूछता है तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर जो है दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, और अगला प्रश्न कहता है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी, और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिएगा। अभी हर सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव मैं कराने वाला हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने साथियों के पास भी ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।